देखिए, हम शुरू करते हैं बच्चे अपना डिसोल्यूशन चैप्टर। डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। बच्चे पहले तो देखो, इस चैप्टर की जो वेटेज है वो 7 to 8 मार्क्स की अप्रोक्सीमेटली हमारी इसकी वेटेज रहेगी। ठीक है, एग्जाम में 7 to 8 मार्क्स के बीच का ये हमारा चैप्टर आना चाहिए। 5 मार्क्स का तो एक क्वेश्चन इसका फुल फ्लेज होगा ही, और 3 मार्क्स का या 2 मार्क्स का एक और क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं बच्चे डिसोल्यूशन पहले होता क्या है। देखिए, डिसोल्यूशन ना बच्चे दो टाइप का होता है। एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, और एक होता है हमारे पास डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, एक हो गया डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और एक हो गया डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है ना, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं। हमने एक चैप्टर पढ़ा था बच्चे, चेंज इन पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट। ये जो चैप्टर्स थे ना हमारे, ये क्या थे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसके अंदर क्या हुआ बच्चे, एक हमारी पार्टनरशिप खत्म हो गई, पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो गई, न्यू पार्टनरशिप शुरू हो गई। मतलब यहाँ पे जो मेरा बिजनेस था वो बिजनेस कॉन्टिन्यूएशन में था। बिजनेस कॉन्टिन्यूएशन में था, बिजनेस शट डाउन नहीं हो रहा था, बिजनेस चल रहा था, एक पार्टनरशिप खत्म, दूसरी पार्टनरशिप शुरू। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ये पर्टिकुलरली यही वाला चैप्टर है जो हम पढ़ रहे हैं। यहाँ हमने क्या पढ़ना है बच्चे जी, बिजनेस ना कंप्लीटली शट डाउन हो गया। बिजनेस शट हो गया, सभी पार्टनर्स अपने घर को चले गए, बिजनेस कंप्लीटली बंद हो गया, बिजनेस कंटिन्यू नहीं हो रहा। उसका रीजन कोई भी हो सकता है, हम पढ़ेंगे अभी, बट बिजनेस कंप्लीटली बंद हो गया। ठीक है बच्चे, ये मोटी मोटी सी बात समझ में आई। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले तो एग्जाम में ना हमें इसी का डिफरेंस पूछ लिया जाता है थ्योरी में। चलिए तो शुरुआत करते हैं बच्चे। सबसे पहले हम आ जाते हैं अपनी बुक से, मैं आपको कुछ चीजें समझा देता हूँ। देखिए, बुक खोलेंगे, बुक में एक थ्योरी समझा देता हूँ मैं यहाँ पे। मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। बच्चे डिसोल्यूशन होता क्यों है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की बात कर रहे हैं, बिजनेस क्यों बंद हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, अपनी अपनी बुक्स में इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। फर्स्ट पॉइंट बच्चे, बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। म्यूचुअल एग्रीमेंट का मतलब सभी पार्टनर्स ने डिसाइड कर लिया जी, चलिए बिजनेस अब शट डाउन करते हैं, बहुत पैसा कमा लिया अब और हम काम नहीं करना चाहते। ठीक है। कंपलसरी डिसोल्यूशन, बिजनेस कंपलसरी हमें बंद करना पड़ रहा है। सपोज दो पार्टनर थे, एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, ये उस पार्टनर की डेथ हो गई, तो ऑटोमेटिकली बच्चे पार्टनरशिप तो खत्म हो गई ना, वो तो सोल प्रोप्राइटरशिप रह जाएगी। When business of the firm becomes unlawful, बिजनेस इलीगल हो गया, अनलॉफुल हो गया, गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज चेंज कर दी जो अब हमारे बिजनेस को परमिट नहीं करती। बाय नोटिस, बाय नोटिस का मतलब है सभी पार्टनर्स राइटिंग में अब नोटिस दे रहे हैं, कंसेंट दे रहे हैं जी अब हमें बिजनेस नहीं करना, एट विल, मतलब इच्छा, बस अब और काम नहीं करना। ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, मतलब कुछ इवेंट ऐसा हो गया कि जिससे कि अब बिजनेस हम पार्टनरशिप अपनी कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। देखिए जी, यहाँ पे जैसे मैंने बोला था डेथ वाला पॉइंट आ गया। कंप्लीशन ऑफ अ वेंचर, हमने पार्टनरशिप की थी पर्टिकुलरली किसी वेंचर, किसी बिजनेस का एक स्पेसिफाइड टाइम या एक स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट तक। अब वो या तो टाइम पूरा हो गया या प्रोजेक्ट पूरा हो गया, तो अब हमें बिजनेस कंटिन्यू नहीं करना, पार्टनरशिप शट डाउन। आगे आ जाता है बच्चे हमारे पास एक पॉइंट, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, इसको मार्क करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन, वैसे तो पूरा का पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बट उसके अंदर डिसोल्यूशन बाय कोर्ट स्पेशली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में सीबीएसई में ये अक्सर पूछा जा रहा है। कोर्ट मतलब एज पर लॉ हमें बिजनेस शट डाउन करना पड़ गया जी। अ पार्टनर बिकम्स अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, कोई पार्टनर बच्चे हमारा दिवालिया, मेंटली कंगाल, नहीं सॉरी गलत बोल गया, मेंटली फिट नहीं है अब, पागल, अनसाउंड माइंड। ठीक है जी, तो बिजनेस डिसॉल्व होगा।
अ पार्टनर बिकम्स परमानेंटली इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज, मतलब कुछ भी मिस हैपनिंग हो गई, इवेंट हो गया, वो परमानेंटली अपना बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। अ पार्टनर इज फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, बच्चे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट का मतलब पार्टनर वो डिसीजंस ले रहा है, वो एक्ट कर रहा है जो बिजनेस के फेवर में नहीं है। मतलब वो है तो हमारी पार्टनरशिप में, बट उसके कुछ एक्ट ऐसे हैं कि जो बेनिफिट है वो दूसरी पार्टनरशिप फर्म को मिल रहा है, विच इज लाइकली टू एडवर्सली इफेक्ट द बिजनेस ऑफ द फर्म। पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज ब्रीज्ड परसिस्टेंटली बाय अ पार्टनर। पार्टनरशिप के एग्रीमेंट्स जो है हमारे, जो डीड में पॉइंट्स लिखे गए हैं उसको फॉलो नहीं करा जा रहा। कोर्ट फाइंड करती है जी जो बिजनेस को अब डिसॉल्व करना जस्टिफाइड है, मतलब कोर्ट को किसी भी ऑर्डर में लगता है कि जो बिजनेस है वो अब शट डाउन होना ही चाहिए। बिजनेस में कॉन्टिन्यूएशन में लॉस ही लॉस हुए जा रहा है जी, तो कोर्ट कहता है कि जी आप अपना बिजनेस शट डाउन करिए, आप अपना नुकसान तो कर ही रहे हैं, साथ में और लोगों का पैसा भी डुबा रहे हैं। और लोगों का कैसे पैसे बचे? जब भी कोई बिजनेस होता है तो उसमें कुछ ना कुछ क्रेडिटर्स होते हैं, लेंडर्स होते हैं जिन्होंने बिजनेस को लेंड किया होता है, पैसा बोरो की हमने लिया होता है बिजनेस ने। तो बिजनेस अगर कंटिन्यूएशन में ही लॉस ही दिए जा रहा है और बिजनेस के पास कोई विजन नहीं है, तो कोर्ट ऑर्डर कर देता है जी आप अपना बिजनेस क्या कर दीजिए, शट डाउन करिए। देखिए, फिर आ जाता है हमारे पास बच्चे ये डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा जी। हमें एग्जाम में इसको आपको लर्न तो करना ही है। अब अक्सर कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में आजकल, हमसे ये डिफरेंस सीधे से नहीं पूछेगा, हमसे बोल देगा गिव द डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक रिलेशनशिप। इकोनॉमिक रिलेशनशिप मतलब पर्टिकुलरली किसी पॉइंट के ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ कोर्ट्स इंटरवेंशन, बिल्कुल पिन पॉइंट करके बात करी जाएगी कि जी आप बताइए ये बिजनेस इन दोनों का डिफरेंस। क्लियर है बच्चे? अभी इतनी थ्योरी करते हैं, प्रैक्टिकल पे आते हैं, फिर थ्योरी के बहुत सारे पॉइंट्स हैं, साथ साथ हम समझते रहेंगे। आई होप सबको इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में डिफरेंस होता है। हम अभी पढ़ने वाले हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जिसमें बिजनेस परमानेंटली शट डाउन हो रहा है। ये विलिंगली या बाय कोर्ट ऑर्डर किस तरीके से भी हो सकता है। देखिए जी, अब इस चैप्टर में बच्चे जो हमारी सीक्वेंस होगी ना अकाउंट बनाने की, वो क्या होगी? सबसे पहले बनेगा हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। अभी तक देखिए आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, अब रीवैल्यूएशन नहीं बनेगा, उसकी जगह क्या बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट। देन हम बनाएंगे बच्चे पार्टनर्स लोन अकाउंट। कौन सा अकाउंट क्यों बनाएंगे, क्या करना है, उसकी हम बात करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और लास्ट अकाउंट हो गया हमारा कैश या बैंक अकाउंट। बच्चे इसमें बैलेंस शीट नहीं बनेगी, क्योंकि हम बोल रहे हैं बिजनेस शट डाउन हो गया, सब एसेट्स लायबिलिटीज खत्म हो गए, तो बैलेंस शीट कैसे बनेगी? जो अभी हम बैलेंस शीट बनाते थे और अभी तक हमारी बैलेंस शीट मैच करती थी, उसकी जगह बैंक अकाउंट बनाएंगे और बैंक अकाउंट मैच करेगा। अगर बैंक अकाउंट हमारा मैच नहीं करता तो हमने कोई मिस्टेक की है। ठीक है, बात समझ में आ गई बच्चे? अब हम सबसे पहले फोकस करते हैं जी रियलाइजेशन अकाउंट पे। रियलाइजेशन अकाउंट की नेचर बच्चे नॉमिनल होती है। रियलाइजेशन अकाउंट का नाम हमने क्यों पढ़ा, क्यों इसको रियलाइजेशन अकाउंट बोलते हैं? इस अकाउंट में बच्चे बिजनेस की जितनी भी एसेट्स है ना, क्योंकि बिजनेस शट डाउन हो रहा है, उनको सेल कर दिया जाएगा और जो लायबिलिटीज होंगी उसकी पेमेंट करी जाएगी। क्योंकि हम यहाँ पे एसेट्स को सेल करते हैं यानी कि रियलाइज करते हैं, तो दैट्स में इस अकाउंट को क्या बोला जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, अब इस अकाउंट का फॉर्मेट समझते हैं। बच्चे मेरे साथ साथ ना फॉर्मेट बना लेंगे।
सभी स्टूडेंट्स ये फॉर्मेट मेरे साथ-साथ बना लेंगे। इस चैप्टर में मेन यही अकाउंट है, ये अकाउंट आपने ठीक बना लिया, ये समझ में आ गया तो चैप्टर ईज़ी है, फिर कुछ भी नहीं है। देखिए जी, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ये मैं आपको अभी सारा समझाऊँगा, पहले हम लिख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने लिखना है टू सन्ड्री एसेट्स, फिर टू बैंक अकाउंट, पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज़। ये बच्चे लिखते जाएँगे सभी स्टूडेंट साथ-साथ, मैं भी पूरा समझाऊँगा आपको। टू बैंक अकाउंट, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, पेड। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की हम पेमेंट कर रहे हैं। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लायबिलिटीज टेकन ओवर, टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड में आ जाते हैं। बाय सन्ड्री लायबिलिटीज, बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में लिखेंगे एसेट्स सोल्ड, बाय बैंक अकाउंट अनरिकॉर्डेड एसेट्स सोल्ड, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एसेट्स टेकन ओवर, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये हमने इसकी बच्चे मेन बातें लिखी, फिर इस अकाउंट का टोटल करेंगे। डिफरेंस डेबिट में आ गया तो प्रॉफिट, क्रेडिट में आ गया तो लॉस। ये जस्ट मैंने फॉर्मेट लिखवाया, अभी आपको पूरा समझा रहा हूँ, ये कॉपी कर लो बच्चे, साथ साथ फिर समझाना शुरू करूंगा। ठीक है। अब मुझे ना एग्जाम में एक बैलेंस शीट गिवन होगी क्वेश्चन में, ध्यान से समझेंगे। ये काम अब आपको नोट नहीं करना, ये जो मैं बता रहा हूँ ये अब आपको नोट नहीं करना, सिर्फ आप समझेंगे। देखिए, इस बैलेंस शीट में बच्चे यहाँ पे ना एसेट साइड है, तो यहाँ पे मेरे पास सपोज क्वेश्चन में एसेट्स गिवन है कैश, बैंक, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर। ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ, ये नोट करने की जरूरत नहीं है। सपोज 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। अब हम क्या कर रहे हैं जी, यहाँ पे ना ये जो एसेट्स हैं ये सारी की सारी, ये जो सारी एसेट्स हैं, ये सारी एसेट्स मुझे रियलाइजेशन में पोस्ट करनी है, बिकॉज रियलाइजेशन का पर्पज है इन एसेट्स को रियलाइज करना, बेचना। तो जो मुझे क्वेश्चन गिवन होगा उसमें जो भी मेरी एसेट्स होंगी एक्सेप्ट कैश और बैंक,
बिकॉज ये तो ऑलरेडी मेरे पास कैश ही है ना, कैश या बैंक, तो इसको छोड़ के ये सारी एसेट्स ये हम इसकी बुक वैल्यू पे ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन के डेबिट में। मैं यहाँ पे लिख दूंगा टू एसेट्स, इनर कॉलम में सारे नाम आ जाएंगे, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, इनकी अमाउंट आ जाएगी। ठीक है बच्चे, इतनी बात समझ में आ गई? ये मैं सारा आपको अभी लिखवाऊंगा, अभी अपने नोट नहीं करना। ये सारी एसेट्स मैं रियलाइजेशन के डेबिट साइड में पोस्ट कर दूंगा जी, जो भी मुझे क्वेश्चन के अंदर गिवन हो। ठीक है, सपोज देखिए ये हमारी बैलेंस शीट है और ये हम बनाते हैं अपना रियलाइजेशन अकाउंट। तो जैसा कि मैंने ऊपर के क्वेश्चन में आपको जो फॉर्मेट बनवाया उसमें लिखवाया, यहाँ पे मैंने लिखना है जी टू एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 3 lakhs, फर्नीचर एंड फिक्सचर 4 लाख। तो ये टोटल बच्चे मेरे पास 9 लाख आ गया। ऐसा करने से मेरा जो एसेट अकाउंट है बच्चे वो क्लोज हो गया, एसेट्स अकाउंट बंद हो गया, एसेट्स अकाउंट रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो गया। अब मुझे इन एसेट्स को सेल करना है। जब मैं इनको सेल करूंगा तो बच्चे ये आएगी मेरी एंट्री रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में बाय बैंक या बाय कैश के नाम से। देखिए हमने यहाँ लिखा था बाय बैंक अकाउंट एसेट्स सोल्ड, मैं एसेट्स को यहाँ पे बेचूंगा। अब कौन सी एसेट्स किस प्राइस में जाएगी ये इस बैलेंस शीट के नीचे क्वेश्चन में ना मुझे एडजस्टमेंट में गिवन होगा, ये क्वेश्चन में मुझे एडजस्टमेंट में गिवन होगा। जैसे कि सपोज क्वेश्चन में लिखा है जी लैंड एंड बिल्डिंग बिक गई जी 5 लाख रुपीज की, तो बाय लैंड एंड बैंक अकाउंट 5 लाख। प्लांट एंड मशीनरी कहता है जी 10% कम में सेल हुई, तो 3 लाख की थी, 10% कम 2,70,000 की हुई। फर्नीचर एंड फिक्सचर सिर्फ 1 लाख रुपीज में सेल हुआ, तो 1 लाख रुपीज। देखिए जी ये मैंने सारी एसेट्स को सेल कर दिया, बात समझ में आ गई बच्चे? दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ पे जो एसेट्स थी ये सारी एसेट्स मैंने लिखी यहाँ पे एक्सेप्ट कैश और बैंक। अब इन एसेट्स को मुझे सेल करना है, किस प्राइस में सेल करना है ये मुझे क्वेश्चन में गिवन होगा, मैंने उस प्राइस पे सेल इनको कर दिया। जब आप सेल करेंगे तो यहाँ पे कॉमन मिस्टेक सबसे ज्यादा क्या होती है बच्चे, यहाँ पे लिख देंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्कुल गलत। बाय लैंड एंड बिल्डिंग नहीं, जब आपने यहाँ लैंड एंड बिल्डिंग लिखा तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, सेल हो रही है, पैसे आ रहे हैं, तो बाय बैंक के नाम से आएगा। ठीक है, देखिए ये जो यहाँ पे जब बैलेंस शीट में थी ये एसेट्स तो डेबिट बैलेंस थी, जब आपने इनको रियलाइजेशन के डेबिट में लिखा तो यानी कि एसेट्स हो गई क्रेडिट, तो ये एसेट्स अकाउंट क्लोज हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब आप सेल करेंगे तो बैंक के नाम से सेल होगा, अगर आप यहाँ बाय प्लांट एंड मशीनरी लिख देंगे तो गलत हो जाएगा बच्चे। ये हमारी हेडिंग क्या रहेगी, बैंक या कैश। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, किस रेट में सेल करेंगे ये मुझे क्वेश्चन में नीचे गिवन होने वाला है। लैंड एंड बिल्डिंग ज्यादा की क्यों बिकी, प्लांट एंड मशीनरी कम की क्यों गई, तो अपनी खोपड़ी नहीं चलानी है हमें फालतू में, क्वेश्चन में जो प्राइस गिवन है उस प्राइस पे आपको इसको सेल कर देना है। नॉर्मली हम बात समझें तो जब भी कोई बिजनेस शट डाउन होता है तो एक्सेप्ट प्रॉपर्टी जनरली सारी एसेट्स कम प्राइस में ही सेल होती हैं, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाती है तो वो थोड़ी महंगी भी सेल हो सकती है। ठीक है बच्चे, ये हमने यहाँ पे सारी एसेट्स सेल कर दी, कैश और बैंक हमें यहाँ लिखना ही नहीं है। अब अगली बात, अब सपोज यहाँ पे 10 एसेट्स थी, मेरी बात ध्यान से समझेंगे, बैलेंस शीट में 10 एसेट्स गिवन थी, ये 10 की 10 एसेट्स मैंने यहाँ कॉपी कर दी। नीचे एडजस्टमेंट में 6 एसेट्स को सेल करने के बारे में बोला गया, तो मैं उन 6 एसेट्स को सेल कर दूंगा। लेकिन रिमेनिंग 4 का क्या, क्या रिमेनिंग 4 हमें सेल करनी है? नहीं। तो जो एसेट्स बच जाती हैं उन रिमेनिंग एसेट्स की सेल वैल्यू हम एज्यूम करते हैं बच्चे 0। रिमेनिंग एसेट्स की सेल वैल्यू हम क्या एज्यूम करते हैं? 0। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये 3 एसेट्स थी, मैंने तीनों यहाँ पे कॉपी कर दी और नीचे मान लेते हैं जी एडजस्टमेंट में फर्नीचर फिक्सचर के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ, लैंड एंड बिल्डिंग बोल दिया 5 lakhs की सेल हो गई, प्लांट एंड मशीनरी 270 की हो गई, फर्नीचर फिक्सचर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो फर्नीचर एंड फिक्सचर को मैं सेल बच्चे नहीं करूंगा, इसकी सेल वैल्यू एज्यूम कर ली जाएगी 0। ठीक है, अब
अगली पॉसिबिलिटी, ये सारी चीज़ें मैं जो थ्योरी में समझा रहा हूँ मैं आपको अभी लिखवाऊँगा, बट अभी आपने सिर्फ़ समझना है। मैं आपको इसकी पीडीएफ भी सेंड कर दूँगा। देखिए जी, अगली इम्पोर्टेंट बात, अब ऐसा भी तो हो सकता है ये जो फर्नीचर है पार्टनर बोले जी मैं लेके जा रहा हूँ, ये हमें बैलेंस शीट गिवन है जी, यहाँ पे पार्टनर है ए एंड बी। पार्टनर बोल देता है जी फर्नीचर तो ना मैं ले जाता हूँ 2 लाख रुपीज़ में, तो कोई बात नहीं अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगा, पार्टनर लेके जा रहा है तो बाय बीज़ कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपीज़ में वो लेके जा रहा है, ब्रैकेट में हम लिख देंगे जी फर्नीचर लेके जा रहा है। बात समझ में आ गई? अगर सेल हो रही है तो बैंक के नाम से, पार्टनर लेके जा रहा है तो पार्टनर के नाम से। अब एक और बात समझते हैं जी। अब सपोज हमारे पास कुछ ऐसी एसेट्स होती हैं जो कि बच्चे अनरिकॉर्डेड होती हैं। अनरिकॉर्डेड का मतलब जो यहाँ पे क्वेश्चन में रिकॉर्ड नहीं थी। जब वो क्वेश्चन में रिकॉर्ड नहीं थी तो मैंने यहाँ पे भी नहीं कही, बट नीचे एडजस्टमेंट में आपको लिखा हुआ उन एसेट्स के बारे में मिल जाएगा। नीचे एसेट्स के बारे में लिखा हुआ मिल गया जी, ये एसेट जो है ना हमने सपोज अनरिकॉर्डेड थी, एक टाइपराइटर अनरिकॉर्डेड था, ये 500 रुपीज का सेल हो गया। बच्चे अनरिकॉर्डेड का मतलब है जो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड ही नहीं है। यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं है तो हमने रियलाइजेशन के डेबिट में भी नहीं लिखा, अब उसको आप सीधा बेच देंगे। तो बाय बैंक अकाउंट अनरिकॉर्डेड एसेट्स, पार्टनर ले जाएगा तो पार्टनर के नाम से, सेल हो जाएगी तो बैंक या कैश के नाम से। अब अगर मैं इतनी बात को, जितनी बात हमने सीखी मैं इसको समराइज करूं, तो इसमें हमने क्या सीखा कि आप अपनी जो भी मुझे क्वेश्चन गिवन है उस क्वेश्चन से सारी एसेट्स एक्सेप्ट कैश और बैंक रियलाइजेशन के डेबिट साइड में लिख देंगे। उसके बाद उन एसेट्स का कुछ भी होगा तो कहाँ होगा बच्चे, क्रेडिट साइड में। सेल होगी तो बैंक के नाम से, पार्टनर लेके जाएगा तो पार्टनर के नाम से, अनरिकॉर्डेड में भी दो चीजें पॉसिबल हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? इतनी बात, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। इतनी बात बेटा सभी को समझ में आ गई? सर लाइबिलिटी वाली साइड का क्या होगा? अभी आ रहे हैं बच्चे, अभी तो हम एसेट्स की बात कर रहे हैं, अभी तो बहुत कुछ है, उसकी भी बात करेंगे। ठीक है, अब आ जाती हैं जी लाइबिलिटी साइड पे। अभी एसेट्स में भी और बहुत सारी चीजें हैं, धीरे धीरे सीखेंगे। अब हम लाइबिलिटीज से रिलेटेड थोड़ी सी बात सीखते हैं। अब सपोज मुझे एक बैलेंस शीट गिवन है, ये बैलेंस शीट गिवन है जी, ए और बी पार्टनर है। यहाँ पे मेरे पास लिखा है कैपिटल ए और बी की 1 लाख 2 लाख, टोटल कैपिटल 3 लाख। ए इज लोन अकाउंट 50,000, ए तो लोन जो हमारा पार्टनर का लोन हो गया। यहाँ पे गिवन है जी क्रेडिटर 10,000, बैंक लोन 20,000। ठीक है बच्चे, अभी हमने एसेट साइड की बात की थी, अब लाइबिलिटी साइड पे आ जाते हैं। अब हमने क्या सीखा था, रियलाइजेशन अकाउंट में हम एसेट्स की पेमेंट करते हैं और लायबिलिटी, एसेट्स को सेल करते हैं और लायबिलिटीज को चुका देते हैं, उनकी पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या करना है, ये जो मेरी लायबिलिटीज हैं ये रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में आ जाएंगी। ध्यान मुझे क्या रखना है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज को लिखना है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज को। जब मैं रियलाइजेशन में पोस्ट करूंगा तो कैपिटल नहीं आएगी। एज लोन मतलब ए मेरा पार्टनर है, ये रियलाइजेशन में नहीं जाएगा। ये क्रेडिटर और बैंक लोन, ये दोनों चीजें कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगी जी, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी बाय लायबिलिटीज, इसमें मैंने लिखा जी क्रेडिटर 10,000, समझ में आ गई बच्चे बात? जैसे हमने एसेट्स को डेबिट में लिखा था, लायबिलिटीज को क्रेडिट में लिख देंगे, बट मुझे क्या बात याद रखनी है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज, पार्टनर का लोन नहीं जाएगा। ठीक है, अब देखिए जी,
अब ये जो लायबिलिटीज़ हमने लिखी हैं, हमें इन लायबिलिटीज़ को पे करना है। डेबिट साइड में पे करेंगे टू बैंक अकाउंट, आगे वही एसेट्स की तरह। अब ये कौन सी लायबिलिटी किस प्राइस में पे हो रही है, मुझे नीचे एडजस्टमेंट में गिवन होगा। सपोज क्वेश्चन में कहते हैं जी क्रेडिटर्स को हमने जब पे करा तो वो 10% डिस्काउंट देने को एग्री कर गए। 10,000 के क्रेडिटर्स थे, 10% डिस्काउंट 1,000, तो मैंने इनको कितना पे करा, 9,000। बैंक लोन में कहता है जी हमें 10% इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करनी पड़ी, तो 20,000 का था, 10% इंटरेस्ट ऐड किया 2,000, कितनी पेमेंट कर दी मैंने, 22,000। मतलब कौन सी लायबिलिटी किस प्राइस में पे हो रही है, नीचे एडजस्टमेंट में मुझे गिवन होगा, और मुझे क्वेश्चन सुप्रीम है उसी की बात समझनी है। अगर किसी में कम कह रहा है तो हमने कम कर दिया, ज्यादा अमाउंट कह रहा है तो ज्यादा कर दिया। ठीक है, अगली पॉसिबिलिटी समझते हैं। अब सपोज क्वेश्चन में मुझे बोला जाता है जी जो ये बैंक लोन है ना, ये पार्टनर बी टेक ओवर कर रहा है, वो कह रहा है जी मैं अपने आप सेटल कर लूंगा। तो अब ये यहाँ से हट जाएगा और किसके नाम से आ जाएगा, टू बीस कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में हम लिख देंगे जी बैंक लोन। समझ आ गई। फिर एक और बात, क्वेश्चन में लिखता है जी एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है जो कि अनरिकॉर्डेड है और हमें पे करने पड़ रहे हैं। अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस का मतलब बच्चे वो यहाँ पे रिकॉर्ड ही नहीं थे पुरानी बैलेंस शीट में। जब यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं थे तो मैंने यहाँ पे भी नहीं लिखे। जब यहाँ पे भी नहीं लिखे तो वो अनरिकॉर्डेड तभी तो हुए बिकॉज मैंने तो यहाँ बैलेंस शीट से डाटा कॉपी कर लिया, बट नीचे क्वेश्चन के एडजस्टमेंट में बोला गया अनरिकॉर्डेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे, वो मैंने पे करे जी। तो टू बैंक अकाउंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो भी उसकी अमाउंट गिवन थी। ठीक है, अब मैं लायबिलिटीज को समराइज करूं तो मैंने सारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिख दी, और उसका अब आगे फर्दर कुछ भी होगा तो कहाँ होगा, डेबिट साइड में होगा। पेमेंट हो गई तो बैंक के नाम से, पार्टनर ले गया तो पार्टनर के नाम से, अनरिकॉर्डेड एसेट्स लायबिलिटी है, अगर पार्टनर टेक ओवर करेगा तो पार्टनर के नाम से, पे हो जाएगी तो बैंक के नाम से। अब आ जाते हैं जी अगले पॉइंट पे। यहाँ पे सपोज 10 लाइबिलिटीज लिखी थी, मैंने 10 की 10 कॉपी कर दी। नीचे 6 लाइबिलिटीज को पेमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन है, वो 6 लाइबिलिटी तो मैंने यहाँ पे कर दी, रिमेनिंग रह गई 4। क्यों रिमेनिंग 4 लाइबिलिटीज को पे करना जरूरी है, बच्चे बताएंगे? क्या रिमेनिंग 4 लाइबिलिटीज को पे करना जरूरी है? यस। दोबारा समझा रहा हूँ, यहाँ पे 10 लाइबिलिटीज थी, मैंने 10 लाइबिलिटीज यहाँ कॉपी की, लेकिन नीचे एडजस्टमेंट में 6 लाइबिलिटीज को पे करने के बारे में बोला गया। तो वो जो रिमेनिंग 4 लाइबिलिटीज है वो मैं डेबिट साइड में पे करूंगा उनकी बुक वैल्यू पे। सपोज एक क्रेडिटर यहाँ 10,000 है और नीचे एडजस्टमेंट में क्रेडिटर के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मुझे ये क्रेडिटर पूरा पूरा यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा, जबकि एसेट्स के केस में ऐसा नहीं था। एसेट्स के केस में जिस एसेट्स की सेल वैल्यू नहीं गिवन थी उसकी सेल वैल्यू हमने एज्यूम क्या कर ली थी, 0। ठीक है, अब देखो अगर जितना भी हमने पढ़ा मैं उसको समराइज करूं। हाँ जी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज को बच्चे अगर मुझे बोला गया पार्टनर टेक ओवर करेगा तो पार्टनर के नाम से, पेमेंट हो गई तो बैंक के नाम से, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आएगी रियलाइजेशन के डेबिट में ही, अनरिकॉर्डेड एसेट्स आएगी रियलाइजेशन के क्रेडिट में ही। ठीक है, देखिए बच्चे, एसेट्स मैंने पहले रियलाइजेशन के डेबिट में तो लिख ली। अब अगर सेल हो गई तो बैंक के नाम से, जो पॉसिबिलिटी है, पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया तो पार्टनर के नाम से, और किसी लायबिलिटीज के अगेंस्ट वो चला गया, मतलब हमने एक लायबिलिटीज के अगेंस्ट उस एसेट्स को दे दिया तो वो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। अभी इस पॉइंट पे हम डिटेल में बात करने वाले हैं। ये सब का सब होगा कहाँ, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड ही। इसी तरह अगर मैं लायबिलिटीज की बात करूं,
लायबिलिटीज का जो भी होगा रियलाइजेशन के डेबिट साइड होगा। अगर हमने पे कर दिया तो रियलाइजेशन के डेबिट में बैंक या कैश के नाम से, पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया तो पार्टनर के नाम से, एसेट्स के अगेंस्ट कैंसिल हो गई तो उसकी नो एंट्री होगी। ये पॉइंट हम अभी आगे बात करेंगे इसकी। ठीक है बच्चे, देखिए आप लिखेंगे बच्चे साथ साथ रजिस्टर में अपने हेडिंग दीजिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ये डिसोल्यूशन चैप्टर को सॉल्व करने के लिए जरूरी है। पहला पॉइंट हमने बच्चे क्या लिखा, क्या समझा, हमने किया ट्रांसफर ऑल एसेट्स एक्सेप्ट फिक्टिशियस एसेट्स। बच्चे फिक्टिशियस एसेट्स जैसे कि पी एंड एल का डेबिट बैलेंस है, कोई लॉस गिवन है अगर मुझे क्वेश्चन में, तो वो नहीं लिखना। ट्रांसफर ऑल एसेट्स एक्सेप्ट फिक्टिशियस एसेट्स, कैश एंड बैंक टू, कहाँ पे ट्रांसफर किया था बच्चे इसको हमने, डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। ये सारी एसेट्स को हमने एक्सेप्ट, ये बात याद रखनी है, फिक्टिशियस एसेट्स कैश और बैंक को छोड़ के सारी एसेट्स हमने कहाँ ट्रांसफर कर देनी है, डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है बच्चे, साथ साथ नोट करेंगे। अगला जी, ट्रांसफर ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटीज टू क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे बच्चे हमें क्या बात समझनी है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज हम कह रहे हैं क्रेडिट साइड में। ठीक है, लायबिलिटीज में अगर मुझे पार्टनर का लोन मिलेगा क्वेश्चन के अंदर, पार्टनर्स लोन इज ट्रांसफर्ड टू, पार्टनर के लोन को कहाँ ट्रांसफर करना है हमें, टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। अभी हमने इसकी बात नहीं की है, अभी हमने इतना ही समझा है कि इसको हम रियलाइजेशन में नहीं लिखेंगे। पार्टनर का लोन पार्टनर्स लोन अकाउंट में जाएगा, रियलाइजेशन में नहीं जाएगा। ठीक है जी, फिर हमने सीखा इफ क्वेश्चन इज साइलेंट बच्चे देखिए हमने क्या करना है, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग रियलाइजेशन इफ क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, क्या उसको हमने सेल किया था, नहीं। इट इज एज्यूम्ड, हम क्या एज्यूम करते हैं बच्चे, दैट अमाउंट ऑफ दैट is it is assumed that its realization value is zero, realization value is zero। अगर क्वेश्चन बच्चे साइलेंट है तो उस एसेट्स की रियलाइजेशन की वैल्यू को हम क्या मान लेते हैं, जीरो। ठीक है जी, आगे अगर किसी एसेट्स की रियल लायबिलिटीज की रियलाइजेशन वैल्यू नहीं गिवन तो
if question is silent regarding payment of liability regarding payment of liability regarding payment of any liability, it has to be paid at its book वैल्यू, उसको बुक वैल्यू पे किया जाता है। इतनी बातें बच्चे हमने पढ़ी। इतनी बातों में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सभी को समझ आ रही है बच्चे? चलिए अब वापस आते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट्स पे। यहाँ पे और जो कॉन्सेप्ट सीख रहे थे, इस इम्पोर्टेंट पॉइंट पे हम अभी आएंगे दोबारा। अब वापस हम कुछ और चीजें सीखते हैं, फिर वहां पे लिखेंगे। देखिए जी, अब सपोज मुझे ना बैलेंस शीट के अंदर, जो कि ओल्ड बैलेंस शीट की हम बात कर रहे हैं, गिवन होती है क्वेश्चन में, डेटर्स गिवन है 10,000 और प्रोविजन गिवन होता है ना बच्चे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये गिवन है 9,000। तो अब हमारे पास बच्चे को कंफ्यूजन होती है कि सर रियलाइजेशन में हम 10,000 लिखें, 9,000 लिखें या 1,000 लिखें। तो हमने क्या बात समझनी है बच्चे, किसी भी एसेट्स की, खाली डेटर्स की बात नहीं होगी, किसी भी एसेट्स के साथ आपको अगर उसका प्रोविजन गिवन है, किसी भी एसेट्स के साथ आपको उसका प्रोविजन गिवन है, तो आपको नेट फिगर नहीं लिखनी, प्रोविजन उसका अपोजिट साइड ट्रांसफर करना है। हमें दोनों अकाउंट क्लोज करने हैं। यहाँ पे जब हम एसेट्स लिखेंगे तो डेटर्स लिखेंगे जी पूरे 10,000 और रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में हम प्रोविजन लिख देंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 1,000। अब कुछ बच्चों का तर्क होगा, सर अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे 9,000 भी लिख दूं तो भी मेरा आंसर तो ठीक आएगा। आंसर बिल्कुल ठीक आएगा, बट प्रेजेंटेशन गलत हो जाएगी। दोनों अकाउंट को सेपरेटली क्लोज करना है। ऐसा इसलिए भी जरूरी है, देखिए अब अगर क्वेश्चन में बोला गया कि डेटर्स 50% में सेल हुए और आपने यहाँ 9,000 ही लिखा है जी, तो आप 4,500 लिख देंगे, वो भी गलत हो जाएगा। बट अगर आपने पूरी फिगर लिखी है 10,000 और क्वेश्चन में बोला गया है जी डेटर्स 50% में सेल हुए, तो आप कितना लिखेंगे? 5,000 लिखेंगे ना। बात समझ में आ गई? एक तो लॉजिकली मुझे दोनों अकाउंट क्लोज करने हैं, और दूसरा आपकी कन्वीनियंस के लिए हमने बोला जी सिंपल सी बात है, अगर आप डायरेक्टली 9,000 लिख देंगे तो 10 यहाँ 1 यहाँ आएगा तो 9 ही। बट अगर कुछ ऐसा हमें एडजस्टमेंट में बोल दिया कि 40% में सेल हुए, 50% पेमेंट रियलाइज हुई, तो आप गलत कर जाएंगे उसको। ठीक है, देखिए जैसे कि मैंने आपको अगली चीज बताता हूँ। क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट गिवन है जी 1 लाख और सामने लाइबिलिटी साइड गिवन है IFR 5,000। हमने फर्स्ट टर्म में बहुत डिटेल में पढ़ा है बच्चे, IFR का पर्पस होता है इन्वेस्टमेंट से होने वाले लॉस को कवर करना, यानी कि ये भी इसका प्रोविजन बना रखा है हमने। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 1 लाख लिखनी है और रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में IFR कितना लिखना है? 5,000। क्या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स और IFR को सेल करना है? बिल्कुल नहीं, बिकॉज ये रियलाइजेबल एसेट्स मेरी कोई नहीं है। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में मैं आपके बोलूं तो आप इनको रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में लिख के छोड़ देंगे और फर्दर इनका कुछ भी आप नहीं करेंगे। बात सबको समझ में आ गई? मैंने बोला इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पूरी लिखेंगे, IFR रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में लिख के छोड़ देंगे, फर्दर इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, बिकॉज ये कोई मेरी रियलाइजेबल एसेट्स नहीं है। बात समझ में आ गई? मैंने बैंक में कहा 5, अच्छा ये तो मैंने बोला ना यार, आपने मेरी बात सुनी नहीं। सपोज क्वेश्चन में लिखा है कि डेटर 50% रियलाइज हुए,
तो डेटर मैंने यहाँ से 10,000 लिखे, इसका 50% मैंने बेच दिया, यहाँ लिखा मैंने डेटर। ठीक है जी? मतलब क्या मैंने आपको समरी बताई बच्चे, किसी भी एसेट्स का आपको उसका एसेट्स के अगेंस्ट अगर उसका आपको प्रोविज़न गिवन है, तो वो प्रोविज़न को आप क्या करेंगे, रियलाइज़ेशन के अपोज़िट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है जी? बट अगर क्वेश्चन में अगली इम्पोर्टेंट चीज़, बैलेंस शीट में सिर्फ़ आपको आईएफआर गिवन है जी। क्या सामने आपको इन्वेस्टमेंट नज़र आ रही है? नहीं है। अभी बताते हैं बच्चे, क्या आपको इन्वेस्टमेंट नजर आ रही है? नहीं। तो इस केस में ये अब रियलाइजेशन की जगह कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है जी, ये कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है। अब एक बच्चे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा भी कि सर ये डेटर 10,000 थे, 50% लिखा है जी सेल हो गए, तो मैंने रियलाइजेशन के क्रेडिट में 50 लिख दिया, रिमेनिंग रह गए 5,000। तो इसका क्या करेंगे? कोई बच्चा बताएगा जी, इस रिमेनिंग 5,000 का क्या करेंगे? अभी हमने सीखा कि अगर एसेट्स की रियलाइजेबल वैल्यू नहीं गिवन होती तो इट इज अज्यूम्ड टू बी जीरो। 50% से पैसे मिल गए, तो 50% के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो जीरो हो गई। बट यहाँ तो मैंने सेंटेंस ही दूसरा बोला था। यहाँ मैंने बोला था डेटर से 50% पैसा ही आया, मतलब डेटर रियलाइज ओनली 50%, बाकी पैसा नहीं आया। तो बात क्लियर थी। बट अगर वो लैंग्वेज ऐसे भी बोले कि डेटर 5,000 के मिले, तो रिमेनिंग 5,000 की वैल्यू बच्चे ऑटोमेटिकली क्या हो गई मेरी, जीरो। मुझे उस पर कुछ भी नहीं करना। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए अब ये वाले 2 पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अगर मुझे क्वेश्चन में गिवन है, आईएफआर गिवन है, डेप्रिसिएशन रिजर्व गिवन है, मतलब एसेट्स से रिलेटेड अगर मुझे कोई भी रिजर्व गिवन है, तो मैं इनको क्या करूंगा, आर ट्रांसफर्ड टू, ये एसेट्स को हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे जी, आर ट्रांसफर्ड टू क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है जी। प्रोवाइडेड, बशर्ते इसकी एसेट्स होनी चाहिए, प्रोवाइडेड उसकी मेरे पास रिस्पेक्टिव एसेट्स क्वेश्चन में गिवन हो। रिस्पेक्टिव एसेट्स इज गिवन, मतलब डेप्रिसिएशन रिजर्व का मतलब है अगर मुझे फिक्स्ड एसेट्स गिवन है, लिखा है जी क्वेश्चन में मशीनरी और डेप्रिसिएशन रिजर्व फॉर मशीनरी या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, तो मशीनरी डेबिट में आ जाएगी, इसका डेप्रिसिएशन कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड में। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। क्या हमने लिखा, फिर अगला पॉइंट क्या समझा, इफ देर इज नो इन्वेस्टमेंट, अगर क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट नहीं है एंड आईएफआर इज गिवन, then IFR is distributed in partners capital account। ठीक है बच्चे, बात समझ में आ गई? एक और पॉइंट समझा रहा हूं, ऑल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, लाइक अगर क्वेश्चन में मुझे जनरल रिजर्व गिवन है
प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे कि एडवर्टीजमेंट, डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर गिवन है, आर ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व वही क्रेडिट साइड, एडवर्टीजमेंट डेबिट साइड, उस तरह से कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। इनको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते। ठीक है, देखिए जी कैसे। ये मुझे बैलेंस शीट गिवन है बच्चे। इस बैलेंस शीट में यहाँ पे गिवन है जनरल रिजर्व, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ये मुझे बताएंगे जी, ये पी एंड एल डेबिट बैलेंस हुआ या क्रेडिट बैलेंस हुआ, जल्दी से बताएंगे। ये पी एंड एल होगा मेरा क्रेडिट बैलेंस, और अगर इधर होगा तो डेबिट बैलेंस। तो हमेशा की तरह जैसे हम एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ चैप्टर में पढ़ते आए हैं, ये जो मेरे हैं ये कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड आ जाएंगे जी, डिस्ट्रीब्यूट ऑल पार्टनर्स में। इस चैप्टर में अच्छा कोई रेशो में कंफ्यूजन नहीं है कि ओल्ड रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो, न्यू रेशो। रेशो एक ही होगी और गिवन नहीं होगी तो इक्वल। अगर इधर मुझे कोई लॉस गिवन है तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ऑल पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में। और रेशो नहीं गिवन होगी, मतलब जो भी क्वेश्चन में रेशो होगी नहीं होगी, तो वो हमें बताइए ऑलवेज इक्वल। बिकॉज रियलाइजेशन अकाउंट में हम क्या ट्रांसफर कर रहे थे, एक्सटर्नल लायबिलिटीज और एसेट्स। ठीक है बच्चे, इतनी बात सभी को समझ में आई? इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। इतनी बात बेटा सभी को समझ में आ रही है? देखिए, रियलाइजेशन का जितना हमने फॉर्मेट लिखा था अभी वो भी हमने समझ लिया। ये फॉर्मेट मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ एक बारी, जितना हमने अभी काम किया। पहले हमने यहाँ सारी एसेट्स लिखी एक्सेप्ट कैश और बैंक। इसके बाद ये अगर एसेट सेल हुई तो क्रेडिट साइड में आ गई बैंक के नाम से। कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स थी वो भी क्रेडिट साइड में सेल हो गई तो बैंक के नाम से, पार्टनर ले गया तो पार्टनर के नाम से। लायबिलिटीज हमने क्रेडिट में लिखी, एक्सटर्नल लायबिलिटीज पेमेंट हुई बैंक के नाम से। अनरिकॉर्डेड एसेट्स निकली और हमने पे करा बैंक के नाम से। पार्टनर ले गया, चाहे वो एसेट्स रिकॉर्डेड थी या अनरिकॉर्डेड थी, तो पार्टनर के नाम से। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के ऊपर अभी हमने आज बात नहीं की, बट ये भी हमारा खर्चा है, पेमेंट जा रही है, तो अभी इतनी सी बात समझ लेते हैं, ये रियलाइजेशन के डेबिट साइड में आ जाएगा। ये हमने लिखा जी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स और आईएफआर। एसेट्स डेबिट में लिख दिए, इसके अगेंस्ट जो भी प्रोविजंस थे वो हमने क्रेडिट में लिख दिए। अगर मेरे पास सिर्फ आईएफआर गिवन है और यहाँ पे उसके रिस्पेक्ट में एसेट्स नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट। फिर हमने समझा जी अगर एसेट्स की सेल वैल्यू नहीं गिवन है तो उसको एज्यूम करना है जीरो, उस एसेट्स को हमें अपने आप सेल नहीं करना। बट अगर लायबिलिटीज की सेल वैल्यू नहीं गिवन है तो उसको हमें बुक वैल्यू पे पेमेंट करनी जरूरी है। ठीक है, इतने में कोई